राधे राधे आप सभी को। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कॉग्निजेंस को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा डिटेल में तो अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे, बस एक हल्का हल्का सा ओवरव्यू ले रहे हैं। ऑलराइट, देखो जो सेक्शन 190 है वो डील करता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो ऑफेंस के रिस्पेक्ट में कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, अभी कॉग्निजेंस लेने का क्या मतलब होता है? कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये होता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। इट मींस जो मजिस्ट्रेट है वो ये डिसाइड करता है कि क्या उसे केस में फर्दर प्रोसीडिंग करनी चाहिए या नहीं, क्या उसे केस को आगे लेके जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, इस चीज का मतलब होता है कॉग्निजेंस लेना। यानी जब मजिस्ट्रेट अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करता है, अपनी जज वाले माइंड को अप्लाई करके देखता है कि भैया मुझे एक्यूज के अगेंस्ट आगे जाना चाहिए, फर्दर प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, अब ये जो कॉग्निजेंस है 3 चीजों पे लिया जाता है। कौन कौन से? सेक्शन 190 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है ए बी सी। या तो ये जो कॉग्निजेंस है कंप्लेंट पर लिया जाएगा। ठीक है, आप एक बार डायरेक्ट खोल के रखिए, साथ में सेक्शन 190 खोल के रखिए। उसमें ए में दे रखा है, ए में क्या दे रखा है? मजिस्ट्रेट मे टेक कॉग्निजेंस अपॉन कंप्लेंट। यानी आप मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में कंप्लेंट लेके गए, तो जो मजिस्ट्रेट है या तो वो इस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले ले, या फिर बी जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले ले। सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो इस पुलिस रिपोर्ट पर डिसाइड कर ले कि मुझे कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना। एनसीज या फिर वो इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ले ले। इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ले ले मींस कि कोई उसके पास कंप्लेंट लेकर नहीं पहुंचा कि जनाब जनाब हमारे साथ ये ऑफेंस हो गया है, ना ही कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर के पास गया, ना तो कोई पर्सन कॉग्निजेंस ऑफेंस की रिपोर्ट लगाने पुलिस ऑफिसर के पास गया है, और ना ही कोई पर्सन उस कॉग्निजेंस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेके गया है। बट मजिस्ट्रेट ने फिर भी उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया। किस पर ले लिया? इंफॉर्मेशन पर। इंफॉर्मेशन जैसे कि मान के चलिए वो जो ऑफेंस था मजिस्ट्रेट की आंखों के सामने हुआ था, ठीक है, या फिर मान के चलिए उस ऑफेंस की जो वीडियो है वो वायरल हो गई थी और मजिस्ट्रेट ने उस ऑफेंस को उस वीडियो में देख लिया, तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया? सुओ मोटो उस इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ले लिया। या फिर मान के चलिए मजिस्ट्रेट ने उस ऑफेंस के रिगार्डिंग टेलीविजन में, मीडिया में या न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया? इंफॉर्मेशन के बेसिस पर खुद से ऑफेंस के ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया। ऑलराइट, तो ये 3 तरीके होते हैं कॉग्निजेंस लेने के। कौन कौन से? या तो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ली जाएगी, या फिर पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ली जाएगी, या फिर इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ली जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस हम इतना ही समझेंगे। ऑलराइट, बाकी जब हम सेक्शन 190 करेंगे तब इस चीज को हम बहुत अच्छे से डिटेल वे में कवर करेंगे। अभी के लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा बेस है ना, इससे ही कनेक्टेड है। इस पूरे लेक्चर में बार बार वर्ड्स कॉग्निजेंस, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन ये सब यूज होंगे, तो इसलिए इन टर्म्स के रेस्पेक्ट में हमें थोड़ा सा ओवरव्यू होना जरूरी है। ऑलराइट, तो इसलिए हमने यहां थोड़ा थोड़ा सा रफ आइडिया लिया है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ जस्टिस कॉग्निजेंस को कॉग्नाइजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉग्नाइजेंस। तो चलिए अब हम मुद्दे की ओर चलते हैं। 156(3) को स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकली हम कुछ सिचुएशंस देख लेते हैं। प्रैक्टिकली हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करके चलिए आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जी? नंबर 1, या तो आप पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर लॉन्च कराने जाओगे, है ना, या तो आप पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर लॉन्च करा दोगे। सेकंड इज, या फिर आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेकर जाओगे। ठीक है, जो ऑफेंस आपके साथ हुआ है आप उसकी कंप्लेंट लेकर सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाओगे। ठीक है, या फिर आप ना तो पुलिस स्टेशन गए ना ही मजिस्ट्रेट के पास गए, बट मजिस्ट्रेट ने इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ले लिया। जैसे मान के चलिए
आपके साथ वो ऑफेंस मजिस्ट्रेट की आंखों के सामने अकर हुआ, या उस ऑफेंस की जो वीडियो है वो वायरल हो गई, या न्यूज़पेपर या मीडिया के थ्रू मजिस्ट्रेट को उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया। ठीक है, तो इन तीनों सिचुएशन को हम इस एंटायर वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए एक एक करके इन तीनों सिचुएशंस को हम यहां डिटेल वे में समझते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन क्या थी जी, आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ और आप पुलिस स्टेशन जाके उसकी एफआईआर लॉन्च कर देते हो। ठीक है, डायग्राम वे से समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो मान के चलिए आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है ना। अब आप पुलिस ऑफिसर के पास गए, आप पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में पहुंचकर आपने पुलिस ऑफिसर के आगे उस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में एफआईआर लॉन्च करवाई। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी। कहां पर? अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 में। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शन है जी? अब मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शन है, इसको देखते हैं एक बार। या तो मजिस्ट्रेट सीधा सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले ले। ठीक है, वो क्या करे, वो इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले ले। कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। सब क्लॉज बी किससे डील करता है? कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट से। ठीक है जी। अब दूसरा ऑप्शन क्या है मजिस्ट्रेट के पास? या फिर वो इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे, वो कह दे कि भैया मैं इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस नहीं लेता, नो कॉग्निजेंस। अभी नो कॉग्निजेंस कहां से पता लगा मैं? सेक्शन 190 से। सेक्शन 190 में क्या वर्ड दे रखा है? मे। एक बार आप सभी लोग अपने बेरेक्ट में सेक्शन 190 को निकालिए। तो देखो सेक्शन 190 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड कर रहा हूं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class specially empowered in this behalf under subsection 2 may, क्या वर्ड दे रखा है? may take cognizance of any offense। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, may take cognizance of any offense। तो एक्सप्रेशन में या क्या डिपेक्ट कर रहा है? यूज ऑफ वर्ड may अंडर सेक्शन 190 मीन्स मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, वर्ड शैल नहीं दे रखा वहां पर, बल्कि मे वर्ड दे रखा है। इसका मतलब मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस एज सून एज कंप्लेंट इज मेड टू हिम और पुलिस रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड और इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट। ठीक है, जैसे ही पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आगे अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल कर देता है, या कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट लेकर मजिस्ट्रेट के आगे पहुंचता है, या मजिस्ट्रेट को किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो इस पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड नहीं है। इट इज अपॉन हिज डिस्क्रिशन ओनली। ही हैज टू अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड टू सी वेदर फर्दर प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड और नॉट। उसे केस में अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखना होगा कि क्या इस केस में फर्दर प्रोसीडिंग बनती है या नहीं। ऑलराइट, जब हम आगे सेक्शन 190 को डिस्कस करेंगे तब इस चीज को बहुत अच्छे समझेंगे। तो अभी के लिए हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट पर या इंफॉर्मेशन पर या पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ड मे इज यूज अंडर सेक्शन 190 एंड नॉट शैल। ठीक है, और देखो अगर आप लेमन के अकॉर्डिंग भी सोचो तो आप खुद दिमाग लगाइए। अगर यहां वर्ड शैल लिखा होता तो फिर मजिस्ट्रेट की पावर तो यहां खत्म हो जाती। मान के चलिए कंप्लेंट रिसीव करने के बाद या पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद मजिस्ट्रेट को लगा यार इस ऑफेंस में दम नहीं है, ये तो झूठी कंप्लेंट है, या फिर पुलिस ऑफिसर ने फॉल्सली किसी पर्सन को इंप्लीकेट कर दिया है, तो वो तो फिर कॉग्निजेंस लेने से मना नहीं कर सकता, उसे तो कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा। भाई अगर यहां वर्ड शैल लिखा होता तो भाई मजिस्ट्रेट तो कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड हो जाता, फिर चाहे उसे लगे कि केस में दम है या नहीं है, या चाहे उसे लगे कि केस को फर्दर ट्रायल की जरूरत है या नहीं है, उसे इस सब चीजों से तो कोई मतलब रहता ही नहीं। फिर
वो तो केस को आगे लेके जाने के लिए बाउंड ही हो जाता। तो फिर इसका तो काफी ज्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंस राइज होगा। कोर्ट का कितना ही वैल्यूएबल टाइम इसी चीज में चला जाया करेगा, कोर्ट का कितना प्रीशियस टाइम इन्हीं सब चीजों में वेस्ट हो जाया करेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइएगा, जब हम सेक्शन 190 डिस्कस करेंगे तब इस चीज को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो सेकंड ऑप्शन क्या है मजिस्ट्रेट के पास, या वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे। एंड थर्ड ऑप्शन इज, या फिर जो मजिस्ट्रेट है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दे। वेयर अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर वर्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन ही क्यों लिखा हुआ है? इन्वेस्टिगेशन वर्ड क्यों नहीं दिया हुआ? बताइए भाई, यहां पर मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा? पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर क्यों दे रहा है? एनीवन? भाई देखो, ये कौन सा ऑफेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना? और इस सिचुएशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप सीधा किसके पास गए? पुलिस ऑफिसर के पास, है ना? और फिर पुलिस ऑफिसर ने आपके केस की एफआईआर लॉन्च कर ली और फिर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर ली। ठीक है। तो चूंकि पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर चुका है ना? पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लॉन्च करके ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। क्यों? क्योंकि ऑफेंस कौन सा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। और यहां यही चीज हुई, आप पुलिस ऑफिसर के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन लेके पहुंचे, पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लॉन्च कर ली और एफआईआर लॉन्च करके पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, है ना? तो दैट मींस पीओ ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर ली है, बट मजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद सच इन्वेस्टिगेशन, या उसे लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो इम्प्रॉपर मैनर में कंडक्ट की गई है। ठीक है। तो इसलिए यहां सेक्शन 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भैया पुलिस ऑफिसर ने मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मैटर को उसने प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, या फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भैया अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कुछ स्कोप बाकी है, अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा सकती है, या उसे लगता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, अगर मैं एक बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देता हूं तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे काफी सारे ग्राउंड्स पर जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। ऑलराइट। तो 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की पावर कहां से आई? साकरी वासु के केस से। ओके। साकरी वासु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सेक्शन 156(3) है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, इसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा वाइड है। 156(3) मजिस्ट्रेट की काफी सारी एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर्स इंक्लूड करता है। 156(3) केवल एक लाइन का क्लॉज है, सिर्फ एक सेंटेंस दे रखा है उसमें, लेकिन इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है। जब हम आगे सेक्शन 156(3) को डिस्कस करेंगे तब वहां इसके स्कोप को बहुत डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, आप पुलिस स्टेशन में गए हो, पुलिस स्टेशन में जाके आपने पुलिस ऑफिसर को बताया कि जनाब हमारे साथ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। पुलिस ऑफिसर ने उस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में एफआईआर लॉन्च कर ली। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद उसने सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शंस है। कौन कौन से? या तो वो सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले ले, ठीक है, या फिर वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे कि भैया मैं इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, या फिर अगर उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुई है, या उसे लगता है कि भैया अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बाकी है, या उसे लगता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से पुलिस ऑफिसर ने कंप्लीट नहीं की है, या ऐसे अदर सिमिलर ग्राउंड्स पर जो मजिस्ट्रेट है वो 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। और यहां फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर क्यों दे रहा है? क्योंकि ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुका है। क्यों? क्योंकि ऑफेंस कौन सा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कहां प्रोवाइड किया हुआ है ये? वेरी गुड, सेक्शन 156 क्लॉज 1 में।
तो चूंकि पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर चुका है, इसलिए अब मजिस्ट्रेट जो है वो 156 क्लॉज 3 में पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, किसका ऑर्डर दे रहा है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, ना कि इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। अब देखो, अब सवाल यह है कि ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले कर सकता है या फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद भी मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर पास किया जाएगा या फिर पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर पास किया जाएगा। इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले ऑर्डर कर सकता है या फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद भी जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। बताइए, क्या लगता है आपको? तो देखो, आप याद रखना, अगर हम देवरपल्ली के जजमेंट को फॉलो करें, ठीक है, अगर हम देवरपल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी के जजमेंट को फॉलो करें तो जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 156(3) में कॉग्निजेंस लेने से पहले ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, अगर हम देवरपल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी के जजमेंट को फॉलो करें तो जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 156(3) में प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम रिसेंटली डिसाइडेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करें, दैट इज विनूबाई के जजमेंट को, जो कि 2018 में पास किया गया था, अगर हम इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली चलें तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) कैन बी ऑर्डर एट बोथ द स्टेजेस, ईदर एट प्री कॉग्निजेंस स्टेज और एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। ठीक है, अगर हम बात करें देवरपल्ली के जजमेंट की तो उसके अनुसार सेक्शन 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो केवल कॉग्निजेंस लेने से पहले ही ऑर्डर किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट सेक्शन 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कॉग्निजेंस लेने से पहले ही पास कर सकता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद वो सेक्शन 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम रिसेंट केस, एंड दैट इज विनूबाई जजमेंट, अगर हम इस केस को फॉलो करें जो कि 2018 में डिसाइड किया गया था, तो इसके अनुसार जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) में वो ईदर प्री कॉग्निजेंस और एट पोस्ट कॉग्निजेंस, किसी भी स्टेज पर, कॉग्निजेंस लेने से पहले भी और कॉग्निजेंस लेने के बाद भी, किसी भी स्टेज पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको विनूबाई के रिसेंट केस के अकॉर्डिंगली डील करेंगे। ठीक है, बाकी प्रोबेबिलिटी इज देयर कि फ्यूचर में एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बैठे और इस इश्यू को फाइनली डिटरमाइन करे कि जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर प्री कॉग्निजेंस कर सकता है या फिर वो 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पोस्ट कॉग्निजेंस भी कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं जी फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर मुद्दे को कैसे डिसाइड करता है। ऑलराइट, अच्छा एक बात और, अगर अभी आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है वो प्री कॉग्निजेंस पास होगा या फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर है वो पोस्ट कॉग्निजेंस पास होगा, देवरपल्ली की जजमेंट क्या थी, विनूबाई की जजमेंट ने क्या हेल्प किया, अगर अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हम विनूबाई के जजमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के इन सारी चीजों को डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, रीसेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए हम इस पूरे जजमेंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो जी, ये थी हमारी पहली सिचुएशन। ठीक है, तो पहली सिचुएशन आपको क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब हम चलते हैं सिचुएशन नंबर 2 की ओर। सिचुएशन नंबर 2 क्या कहती है? कि आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ और आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास उस ऑफेंस की कंप्लेंट लेकर गए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जी मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली। तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जी मजिस्ट्रेट के पास, बताइए जल्दी से। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है जी, ही कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। या तो वो सीधा कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले ले, ठीक है, कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो अगर वो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेता है देन कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ चैप्टर 15 विल बिगिन, ठीक है, दैट इज सेक्शन 200 से 204 की जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट हो जाएंगी। कब, अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 191 ए में यानी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेता है। एंड आफ्टर सच कॉग्निजेंस ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी पास्ड ओनली अंडर सेक्शन 202 क्लॉज 1 एंड नॉट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर सच कॉग्निजेंस मींस after taking cognizance on complaint, order of investigation can be passed only under section 202 clause 1। कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है वो केवल सेक्शन 202 क्लॉज 1 में पास किया जा सकता है, ना कि सेक्शन 156 क्लॉज 3 में, ठीक है। और अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है ये पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, ना कि प्री कॉग्निजेंस, ठीक है। कौन सा ऑर्डर है, पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर रहा है, कहां पर, सेक्शन 202 क्लॉज 1 में। तो याद रखना सेक्शन 202 क्लॉज 1 इज अ पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, ठीक है। बाकी जब हम आगे सेक्शन 202 डिस्कस करेंगे तब ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ओके। तो प्लीज आप इसको लिख लेना, आफ्टर सच कॉग्निजेंस ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी पास ओनली अंडर सेक्शन 202 क्लॉज 1 एंड नॉट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। क्यों, क्योंकि अब कंप्लेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, ऑलराइट। जब हम आगे सेक्शन 200 को डिस्कस करेंगे तब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एंड सेकेंड ऑप्शन इज, या फिर वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे, ठीक है, he decides not to take cognizance on the complaint, reason being on the same reason जो हमने अर्लियर डिस्कस किया था। क्या रीजन डिस्कस किया था कि सेक्शन 190 में एक्सप्रेशन में इज यूज्ड, जो क्या डिपिक्ट कर रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट पर, इंफॉर्मेशन पर या पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज, या फिर वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर सकता है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज, instead of taking cognizance on complaint under section 190 clause 1 subclause a, he can order investigation where under section 156 clause 3, ठीक है। या फिर वो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बजाय, दैट मींस वो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ना लेकर 156 क्लॉज 3 में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दे, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ना लेकर कंप्लेनेंट को पुलिस ऑफिसर के पास भेज दे कि तुम इस मैटर पर एफआईआर लॉन्च करो और इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। एक ही बात है, आप कैसे भी इसको ट्रीट कर सकते हो। और ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हो साथ साथ कि जो 156(3) है इसका जो स्कोप है वो कितना वाइड है, कि जो मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट रिसीव करने पर कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस न लेकर पुलिस ऑफिसर को सीधा इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर भी दे सकता है, कहां पर, 156(3) में। तो आपको 156(3) की पावर्स का एक रफ आइडिया मिल पा रहा होगा, 156(3) की जो पावर है वो कितनी वाइड है। एनीवेज वापस आते हैं। तो अब 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के बाद क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर है वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी, वेयर, अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2, ठीक है। अब सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, ईदर ही विल टेक कॉग्निजेंस ऑन सच पुलिस रिपोर्ट
टेक्स कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी दैट इज ऑन पुलिस रिपोर्ट, और ही विल रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस, या फिर वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है? प्री कॉग्निजेंस है या पोस्ट कॉग्निजेंस है? ये जो इन्वेस्टिगेशन है कौन सी इन्वेस्टिगेशन है? प्री कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन है या पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन है? ये पर्टिकुलर सिचुएशन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी कंप्लेंट लेकर मजिस्ट्रेट के पास गए, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट ने आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ना लेकर पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दिया। तो अब ये जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है ये प्री कॉग्निजेंस है या पोस्ट कॉग्निजेंस है? ये मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेने से पहले पास किया है या कॉग्निजेंस लेने के बाद पास किया है? यस, वेरी गुड, ये प्री कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने से पहले ही उसने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी। भैया कॉग्निजेंस तो वो यहां डिसाइड करेगा कि उसे लेना है या नहीं लेना, ठीक है। उसने कॉग्निजेंस लेने से पहले ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी, ऑलराइट, तो इसलिए प्री कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, एक बात बताइए, वाई वर्ड इन्वेस्टिगेशन इज रिटन हियर? यहां इन्वेस्टिगेशन वर्ड क्यों दे रखा है? पहली वाली सिचुएशन की तरह फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं दे रखा भाई? भाई पहली वाली सिचुएशन में तो हमने पढ़ा था कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, तो यहां फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बजाय इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर क्यों लिखा है? कोई बता सकता है? एनीवन? तो रीजन बीइंग बिकॉज जो कंप्लेंट है वो सीधा आपने मजिस्ट्रेट के पास फाइल कर दी, ठीक है। आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट लेकर चले गए, पुलिस ऑफिसर के पास तो आप गए ही नहीं। तो भाई जब पुलिस ऑफिसर के पास आप गए ही नहीं तो पुलिस ऑफिसर को तो उस मैटर के रिगार्डिंग कुछ मालूम ही नहीं है, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है कि आपके साथ क्या ऑफेंस हुआ है, कहां ऑफेंस हुआ है, कब ऑफेंस हुआ है। तो जब उसे कुछ मालूम ही नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन कैसे कर लेगा भाई? उसे क्या सपने आ रहे हैं? समझ में आ रही है? तो इसलिए यहां मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर रहा है, ठीक है। वहां ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा चुकी थी, चूंकि आप सीधा पुलिस ऑफिसर के पास गए थे तो पुलिस ऑफिसर ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर ली थी, तो इसलिए यहां पर मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है। जबकि यहां क्या हुआ, आप पुलिस ऑफिसर के पास तो गए ही नहीं, आपके साथ कोई कॉम्युनल ऑफेंस हुआ, आप पुलिस ऑफिसर के पास ना जाकर सीधा कंप्लेंट लेकर मजिस्ट्रेट के पास चले गए। तो भैया पुलिस ऑफिसर तो अभी पिक्चर में आया ही नहीं है, पुलिस स्टेशन तो आप गए ही नहीं, उसे तो कुछ पता ही नहीं आपके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, उसे तो इनफैक्ट की नॉलेज ही नहीं है। तो जब उसे नॉलेज ही नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन कहां से कर ले? तो इसलिए मजिस्ट्रेट यहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर के बजाय इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, यहां आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेकर गए, है ना, पर मजिस्ट्रेट सेक्शन 191 क्लॉज बी, 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, यानी जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस क्यों ले रहा है भाई? जब आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेकर गए हो, जब आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेकर गए हो तो जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस क्यों ले रहा है भाई? क्योंकि देखो रीजन बीइंग अब जो पुलिस ऑफिसर है वो पिक्चर में आ चुका है, जो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन है वो पिक्चर में आ चुकी है। मजिस्ट्रेट ने आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया, उसने तो सीधा पुलिस ऑफिसर को बोल दिया कि भैया आप इस मैटर पर इन्वेस्टिगेट करिए। तो अब यहां पर पुलिस ऑफिसर का रोल पिक्चर में आ चुका है, और फिर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल करी। तो इसलिए अब जो मजिस्ट्रेट है वो इस पुलिस रिपोर्ट पर ही कॉग्निजेंस लेगा, ना कि कंप्लेंट, ठीक है। और देखो हम इस चीज को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के बाद पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेगा या फिर कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेगा। हम इस चीज को तवज्जो क्यों दे रहे हैं, हम क्यों इस पर बार बार फोकस कर रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के बाद 190(1) के सब क्लॉज ए में कॉग्निजेंस लेगा या 190(1) के सब क्लॉज बी में कॉग्निजेंस लेगा।
हम इस चीज को तवज्जो क्यों दे रहे हैं? बिकॉज क्योंकि फिर जो केस का ट्रायल है वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेगा तो ट्रायल उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और अगर मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेगा तो फिर ट्रायल उसके अकॉर्डिंग चलेगा। बेसिकली कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट की ट्रायल प्रोसीडिंग अलग अलग होती है, इसलिए हम इस चीज को कंसीडर करते हैं कि जो मजिस्ट्रेट है वो पीआर पर कॉग्निजेंस लेगा या कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेगा, ताकि आगे जो ट्रायल है वो किस तरीके से चलना है इस चीज को हम डिटरमाइन कर सकें। ओके, तो देखो जी, ये थी हमारी दूसरी सिचुएशन। तो यहां हमने क्या पढ़ा, एक बार क्रक्स देख लेते हैं इसका। आपके साथ कोई कॉग्निजेंट ऑफेंस कमिट हुआ और आप उस कॉग्निजेंट ऑफेंस की कंप्लेंट लेकर सीधा मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए। आप पुलिस ऑफिसर के पास नहीं गए, आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए। अब मजिस्ट्रेट क्या डिसाइड करेगा? या तो वो आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले ले, ठीक है, यानी या तो सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले ले, और कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दे विच इज गिवन अंडर चैप्टर 15, और 200 से 204 की प्रोसीडिंग बिगिन कर दे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, वो उस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे, कह दे भैया कि मैं तो इस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ना लेकर पुलिस ऑफिसर को बोले कि भैया आप 156(3) में इन्वेस्टिगेशन करिए, और फिर पुलिस ऑफिसर की पुलिस रिपोर्ट आने के बाद उस सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले या फिर ना ले। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड। अब हम चलते हैं जी थर्ड सिचुएशन की तरफ। थर्ड सिचुएशन क्या थी, आपके साथ कोई कॉग्निजेंट ऑफेंस कमिट हुआ। अब ना तो आप पुलिस ऑफिसर के पास गए, ना तो आप पुलिस स्टेशन गए, और ना ही आप मजिस्ट्रेट के पास गए, ना ही आप मजिस्ट्रेट के पास उस ऑफेंस की कंप्लेन लेकर गए, बट मजिस्ट्रेट के पास उस ऑफेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब वो किसी भी तरीके से आ सकती है, न्यूज़पेपर, मीडिया, टेलीफोनिक, किसी भी तरीके से आ सकती है। तो थर्ड सिचुएशन क्या है जी, व्हेन इंफॉर्मेशन रीचेस टू मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? या तो वो इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ले ले, यानी या तो सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ले ले, या फिर वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दे। ठीक है, सेम वही जो हमने यहां डिस्कस किया था। ऑलराइट, 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दे, उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है वो 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा, और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट वो डिसाइड करे क्या उसे 191 के बी में, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब पुलिस रिपोर्ट आ गई है, पुलिस ऑफिसर का रोल जो है पिक्चर में आ चुका है, पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना। और तीसरा ऑप्शन क्या है, या फिर वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर। और मना क्यों कर सकता है? रीजन भी क्या रीजन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो कॉग्निजेबल केसेस में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मजिस्ट्रेट के पास ये 3 ऑप्शंस है। कौन कौन से? या तो वो उस इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ले ले, या फिर वो इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ना लेकर 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल दे, या फिर वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे। ऑलराइट, तो ये 3 सिचुएशन है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक पिलर है, ठीक है, एक बेस है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, और कुछ भी टेक्निकलिटी इसमें नहीं है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी टेक्निकलिटी इसमें नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ और इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में आप पुलिस स्टेशन गए हो, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आप पुलिस स्टेशन ना जाकर सीधा मजिस्ट्रेट के पास उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में कंप्लेन लेकर चले गए, तो उस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो उस केस में मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड द थर्ड सिचुएशन वाज कि ना तो आप उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में पुलिस स्टेशन गए, और ना ही आप उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन लेके गए, बट इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई।
और फिर उस केस में मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आगे का क्या प्रोसीजर है, वो हमने देखा। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इन एवरी केस कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या होता है, इश्यू ऑफ प्रोसेस विल बिगन, उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग होती है और उसके बाद फाइनली जो हमारा ट्रायल है वो स्टार्ट होता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।